हेलो फ्रेंड्स। तो ऑनलाइन लेक्चर के इस क्रम में हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपोहा तंत्र की, जिसमें हमने अरब सागर के अपोहा तंत्र की बात की थी। इसके बाद हम बात करेंगे आज अंतः प्रवाह तंत्र की या आंतरिक प्रवाह की नदियों की। तो राजस्थान का जो अंतः प्रवाह तंत्र है, इसके बारे में मैंने बेसिक बताया था आपको पहले भी कि ये सर्वाधिक भाग बनाता है। ये लगभग 60% या 60.2% अपवाह तंत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि राजस्थान की जो नदियां हैं उनमें जल की मात्रा कम है, तो वो और समुद्र अधिक दूरी पर है। कारण बनने के इसके दो हैं। जल की मात्रा में कमी। अब जल की मात्रा में कमी क्यों है? क्योंकि केवल बरसात से जल प्राप्त होता है और बरसात भी पर्याप्त नहीं होती। दूसरा, समुद्र से अधिक दूरी। तो ये दो मुख्य कारण है कि आंतरिक अपवाह तंत्र विकसित हो जाता है। और मरुस्थल तो खैर है ही, जिसके कारण जो नदियों का जल है वो धरातल के अंदर अवशोषित हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के विकसित होने के कारण। अर्थात ये जल ना तो अरब सागर में जाएगा, ना बंगाल की खाड़ी में जाएगा, बल्कि रेतीले भाग में विलुप्त हो जाएगा। इसलिए आंतरिक अपवाह की तंत्र की जो नदियां हैं, इन्हें रुंडित नदियां भी कहा जाता है। रुंडित नदियां, इंग्लिश में इसके लिए शब्द दिया गया है बी हेडेड रिवर। अब ये बी हेडेड या रुंडित नदियाँ क्या होती है? देखिए, सामान्य दशाओं में क्या होता है कि नदी का उद्गम होता है किसी पर्वत से, और वो या तो जाकर स्वयं समुद्र में मिल जाती है या किसी मुख्य नदी में मिल जाती है, और वो मुख्य नदी फिर जाके आगे समुद्र में मिल जाती है। ये समुद्र है, ये मान लीजिए मुख्य नदी है, और ये इसकी सहायक नदी है। तो सामान्य दशाओं में यही पैटर्न चलता है, पर किसी कारणवश, कारण क्या क्या हो सकते हैं कि नदी में जल की मात्रा कम हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे बात की, तो ये नदियाँ मुख्य नदी तक नहीं पहुँच पाती, और मुख्य नदी हो तो वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। इसके कारण क्या होता है कि जल कम हो जाता है, तो रास्ते में ही इन नदियों का अंत हो जाता है। अर्थात ये अपने निर्धारित स्थल तक नहीं पहुंच पाती। और मान लीजिए ये सहायक नदी है, ये यहीं पर विलुप्त हो जाती है। और यही बात मुख्य नदी के बारे में कहें तो ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाए, पर मुख्य नदियों के संदर्भ में इस तरह की बात नहीं आती है। तो जब इस प्रकार की घटना हो जाती है, तब वो नदियाँ कहलाती है रुंडित नदियाँ, जो अपनी मुख्य नदी या समुद्र में जल को ना डाल पाए और बीच में ही कहीं विलुप्त हो जाए। तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो रुंडित नदियाँ ही कहलाती है, या बी हेडेड नदियाँ भी कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं रुंडित नदियों में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नदी है हमारे पास, वह है सबसे इम्पोर्टेंट नदी घग्गर नदी। अब देखिए घग्गर नदी के बारे में कि जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट, कि ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हम जितनी भी पढ़ेंगे उसमें से सबसे लंबी नदी है, या इसको ऐसे कहें कि ये देश की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पहला फैक्ट इसके बारे में। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। दूसरा फैक्ट इसके बारे में कि राजस्थान की एकमात्र
ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच में ये बहती है। देखिए डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। राजस्थान का उत्तरी हिस्से का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर है गंगानगर और यहाँ पर है हनुमानगढ़, और जो इस नदी का उद्गम होता है वह होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक हिमालय का ही भाग है, लघु हिमालय का भाग है। ये लघु हिमालय का भाग है। तो यहाँ से ही उद्गम होता है इसकी एक पहाड़ी से, जिसका एक नाम है कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी से उद्गम के बाद ये हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है, और ये जो प्रवेश होता है ये होता है तलवाड़ा गांव में, और तहसील का नाम है टिब्बी। ये है टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव। तो यहाँ प्रवेश होता है। उसके बाद ये हनुमानगढ़ में कालीबंगा पीलीबंगा इसके समीपस्थ स्थान है, वहाँ से गुजरती हुई ये श्री गंगानगर में प्रवेश करती है, और श्री गंगानगर के बाद ये अंतिम रूप से पाकिस्तान में चले जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पर इसका जो अंतिम बहाव क्षेत्र है वो स्थान है फोर्ट अब्बास। तो इस तरह से ये भारत और पाकिस्तान के मध्य बहने वाली नदी है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि कालीबंगा और पीलीबंगा जो सभ्यताओं के आप नाम देखते हैं, हनुमानगढ़ में सुनते हैं, ये दोनों सभ्यताएं इसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। सबसे जो गंगानगर के नज़दीक है वो है पीलीबंगा, और उसके बाद है कालीबंगा। बंगा का मतलब है यहाँ चूड़ियाँ की जो अवशेष मिले हैं काले और पीले रंग की चूड़ियों के, उसके नाम पर ही इस सभ्यताओं के नाम रख दिए गए हैं। और यहाँ पे गंगानगर का एक स्थान है वो इम्पोर्टेंट आता है, वो स्थान का नाम है अनूपगढ़। तो देखिए जो प्रश्न पूछा गया है आरएस में पूछा गया है कि जो इस नदी का मार्ग है, हमने देखा कि हिमाचल में शुरू होकर पाकिस्तान में ख़त्म होता है, परंतु ये आदर्श स्थिति है। ये निर्भर करता है इसमें जल की मात्रा पर, कि अगर इसमें पर्याप्त जल हो तो जल फाट अब्बास तक पहुंच जाता है बरसात के दिनों में। पर वर्तमान स्थिति क्या है कि ये नदी मृत हो चुकी है, इसमें जल नहीं आता। तो इसका हनुमानगढ़ तक पहुंचना, अनूपगढ़ तक पहुंचना या फोर्ट अब्बास तक पहुंचना, ये डिपेंड करेगा इसमें जल की मात्रा पर। तो पर फिलहाल जल की मात्रा नहीं है, इसलिए ये एक मृत नदी कहलाती है। तो अगर वो प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि गंगा नदी का वर्षा के दिनों में जल कहाँ तक पहुँच जाता है, तो अंतिम ऑप्शन के हिसाब से हमें सही होगा। अगर अंतिम ऑप्शन वहाँ पे फोर्ट अब्बास दे रखा है तो आप फोर्ट अब्बास पे टिक करेंगे, अगर अनूपगढ़ दे रखा है तो फिर आप अनूपगढ़ पे टिक करेंगे, अगर फोर्ट अब्बास नहीं दे रखा है। फोर्ट अब्बास इसका अंतिम स्थल है। तो इस डायग्राम को ध्यान रखिए। और इस नदी की जो कुल लंबाई है, अभी हमने कहा कि ये सबसे लंबी नदी है, तो ये 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो इसका फोर्ट अब्बास तक का क्षेत्र है। और इसके जो उपनाम हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इसको प्राचीन सरस्वती नदी का अंश भी माना जाता है।
सरस्वती नदी पर एक बार बाद में बात करेंगे एक बार। तो उसको प्राचीन सरस्वती का अंश माना जाता है। इसे मृत नदी कहा जाता है क्योंकि अब इसमें जल नहीं आता। इसे नट नदी भी कहते हैं। नट नदी मतलब जिस तरह से नट अपने करतब दिखाता है रस्सी पे चल के, तो उस तरह से ये कभी गायब होती है, कभी वर्षा के अधिक होने के कारण आगे तक चली जाती है। तो इस प्रकार इस करतब दिखाने के कारण इसको नट नदी भी कहते हैं। और एक सरस्वती का प्राचीन नाम है दृष्टदती, तो वो भी इस नदी के बारे में नाम लिया जाता है, दृष्टदती नदी। तो ये सभी इसी नदी के प्राचीन नाम हैं। इसके बाद हम आगे बात करें कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, घग्गर का जो अपवाह क्षेत्र है, अब देखिए ये अपवाह क्षेत्र इसका भारत पाकिस्तान दोनों में है। तो भारत के अंदर जो हनुमानगढ़ है वहाँ पर इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है नाली या पाट। और पाकिस्तान में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कहलाता है हकरा। ठीक है, इस नदी को सोतर नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये नाम सोतर नदी के नाम से भी आ जाता है, यहीं लिख देते हैं इसको सोतर नदी। इसको सोतर नदी भी कहा जाता है। इसके बाद ये है कि ये एक झील का भी निर्माण करती है। हनुमानगढ़ ज़िले में तिलवेड़ जो टिब्बी तहसील है वहाँ पर एक झील भी बनाती है, और इस झील का जो नाम है वो तलवाड़ा गांव के नाम पर ही है, तलवाड़ा झील। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखना है कि तलवाड़ा झील भी बनाते हैं। और ये जो झील है ये राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है। देखिए यहाँ से समझते हैं इस फैक्ट को कि घग्गर नदी जब बहती है तो घग्गर नदी के जो बहने का क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र है कि इसके चारों ओर स्थित जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो इसके कटाव से नीचे स्थित है। ठीक है, कि अगर इसमें जल की मात्रा ज़्यादा आ जाती है तो हनुमानगढ़ का जो धरातल ही स्थल है उसके कटाव से नीचे होने के कारण वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। इसलिए ये जिस झील को भी बनाएगी वो झील भी सर्वाधिक नीची झील बनेगी। तो हनुमानगढ़ में बनाई गई तलवाड़ा झील भी किस फैक्ट के लिए प्रसिद्ध होगी कि राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। फिर बाढ़ आ जाने का मैंने आपको बताया था कि इसमें बाढ़ आ जाती है या वर्षा जल ज़्यादा आ जाता है तो ये गंगानगर को पार करके पाकिस्तान तक चली जाती है। अब देखिए एक फैक्ट आता है राजस्थान में कि राजस्थान के ऐसे कौन से जो ज़िले हैं जहाँ पर नदी नहीं है, तो वहाँ पे हम नाम लेते हैं बीकानेर और चूरू का। हम बीकानेर और चूरू के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, चूँकि फ़िलहाल गंगानगर में तो इसका जल दिखता ही नहीं है, फिर भी श्री गंगानगर को घग्गर नदी के कारण ही जल या नदी का क्षेत्र माना जाता है। और आपसे से पूछा जाए कि ये ऐसा ज़िला है जिसमें केवल एक ही नदी बहती है और वो भी मृत नदी बहती है इसमें। और
इसको चूँकि हम नाली कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भेड़ की किस्म पाई जाती है हनुमानगढ़ में, उसका नाम भी नाली ही रखा गया है, भेड़ की किस्म का नाम। तो ये भी इसी से संबंधित है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक ही नदी से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं हमारे पास। अब इस नदी में चूंकि बाढ़ आ जाए तो हनुमानगढ़ ज़िला पूरा डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसके तल से नीचे स्थित है। ये तो हुई इस बारे में बात। अब देखिए, जिसे इसे माना जाता है सरस्वती नदी का अवशेष। तो सरस्वती नदी के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो सरस्वती नदी थी, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 मुख्य पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। और सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र था वो प्राचीन काल में हमारे पश्चिमी मरुस्थल से होकर बताया गया है। और अब वर्तमान में ये यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि इसका जो जल है वो यमुना नदी ने ग्रहण कर लिया है। तो कुछ भौगोलिक कारणों से इसका जो जल है वो यमुना नदी में समा गया है। तो वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। प्राचीन काल में इस तरह से इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता था। फिर कुछ भूगर्भीय घटनाएं हुई। यहाँ पे पंजाब पोटवार का पठार है जो ऊंचा उठ गया, और इसके ऊंचे उठने के कारण इसका जो जल है वो यहाँ पे जो यमुना नदी बह रही थी उसमें जाकर मिल गया। इसलिए इसमें धीरे धीरे जल की मात्रा कम हो गई। पर इसमें जब जल बहता था तो आज भी इसके प्रमाण मिलते हैं इस तरह से ज़मीन के अंदर मीठे जल के रूप में। इसे सैटेलाइट द्वारा इस जल की खोज की गई है। और जैसलमेर में जो हम जल पट्टी की बात करते हैं, जिसमें चंदन नलकूप है, तो वो इस सरस्वती नदी का ही संचित जल है जो भीतर की चट्टानों के बीच समावेशित हो गया है। इसीलिए राजस्थान में खारे पानी का जल मिलना चाहिए था, परंतु सरस्वती नदी के कारण मीठे जल के भंडार मिलते हैं। और वर्तमान में राजस्थान सरकार भी इस सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने का कार्य कर रही है। अब इसको पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग भी कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है। चितांग या दृष्टवती नदी भी कहते हैं। तो ये सारी जानकारी थी घग्गर नदी के बारे में। तो इसको एक बार वापस समराइज़ करते हैं। सबसे लंबी नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और उत्तर दिशा से इसका प्रवेश होता है, ठीक है। इसके बाद ये कभी विलुप्त होती है, कभी जल आता है तो आगे तक इसका जल पहुंच जाता है, इसलिए इसे नट नदी कहते हैं। और वर्तमान में इसमें जल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे मृत नदी भी कहते हैं। और इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ में नाली या पाट तथा पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। इसकी जो कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो हिमालय का जल लेकर हमारे यहाँ तक आती है, और हनुमानगढ़ ज़िले में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। और इसमें अगर जल अधिक आ जाए तो फोर्ट अब्बास तक जल पहुँच जाता है। गंगानगर में ये नदी वर्षा के कारण पहुँच जाती है, इसीलिए गंगानगर को हम बीकानेर और चूरू की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये बात थी घग्गर नदी की। इसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं। आंतरिक अपोहा वाली अगली इम्पोर्टेंट नदी है हमारे पास कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर से होता है। अगर इस तरह से हम पूर्वी राजस्थान का मैप बनाएं तो यहाँ पर है सीकर। तो सीकर में खंडेला पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद ये झुंझुनू होती हुई राजस्थान हरियाणा की सीमा पे विलुप्त हो जाती है। तो दो ज़िले हैं जहाँ ये बहती है, सीकर और झुंझुनू। तो 2 ज़िलों में ये बहती है। अब वही बात कि जैसे घग्गर नदी पे हमने देखा कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है, यहाँ पर
सीकर जिले में जिस सभ्यता का विकास हुआ इस नदी के किनारे, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। तथा झुंझुनू में जिस सभ्यता का विकास हुआ इस नदी के किनारे, उसका नाम है सुनारी सभ्यता। सभ्यताओं का विकास हमेशा नदियों के किनारे ही होता है। तो सुनारी सभ्यता है, उसका जो एक्चुअल क्षेत्र है वो है खेतड़ी, और गणेश्वर का जो स्थल है वो है नीम का थाना। और इस नदी की एक ख़ास बात है कि ये राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है। देखिए, घग्गर नदी थी जो अंतर्राज्यीय नदी भी थी, हिमाचल से आती है, राजस्थान में आती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो वो थी टोटली कहें तो देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी। पर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि पूर्ण रूप से, केवल पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी कौन सी है, तो तब आप कहेंगे कांतली नदी। तो इसके लिए जो लाइन है वो इस तरह से लिखेंगे, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी। तो ये बात इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली बात, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है, और तोरावटी सीकर झुंझुनू ज़िले की बोली को भी कहा जाता है। तो इसका बहाव क्षेत्र मूल रूप से तोरावटी कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये था कांतली नदी के बारे में। तो इसका उद्गम खंडेला पहाड़ियों से, फिर झुंझुनू को दो बराबर भाग में बांटते हुए ये विलीन हो जाती है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। और इसको कांतली, और इसका कई जगह नाम काटली नदी भी कहते हैं इसको, इसका ये नाम भी ध्यान रखिएगा, काटली नदी। काटली नदी या कांतली नदी कहने का कारण इसका ये है कि जब बरसात इसमें अधिक आती है तो बरसात के कारण इसका बहाव तेज़ हो जाता है और ये मिट्टी का कटाव करके अपने साथ ले जाती है। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव करने के कारण इसको काटली नदी हम कहते हैं। इसके बाद अगली नदी को देखते हैं हम, काकनी या काकनेय नदी। कांकनी या काकनी। अब देखिए, कांकनी और काकनी नदी, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो है पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में। इस तरह से पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं कि ये जैसलमेर में 27 किलोमीटर दूर एक कोठारी गांव है, वहाँ से ये नदी निकलती है और इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी कहते हैं। और इसके बाद इसका जो टोटल लंबाई है ये 17 किलोमीटर है। उद्गम स्थल से उत्तर तथा पश्चिम दिशा में बहते हुए ये बुज झील का निर्माण करती है। और तेज़ बारिश होने पर इस नदी का जो जल है वो मीठा खाड़ी तक बह के जाता है, आगे तक जैसलमेर को पार करके, और वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, ये इतनी ही बातें इसके बारे में। कोठारी गांव से उद्गम होते हुए ये बुज झील का निर्माण करती है मरुस्थल में।
अब ये जो भुज झील है ये कैसी झील होगी, मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी? चूँकि ये नदी द्वारा निर्मित है इसलिए ये मीठे पानी की झील कहलाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो नदी से निर्मित होगी चाहे ये मरुस्थल में हो पर ये मीठे पानी की झील कहलाएगी। कुल लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। तो ये है कांकरी नदी के बारे में। तो फिलहाल इतना ही आज के लेक्चर में। इसके बाद और भी नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की, उनकी बात अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।